नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार शहर की कहानी में उतर रहे हैं जो समुंदर की लहरों के नीचे कहीं खो गया। एक ऐसी जगह जो सदियों से आस्था और साइंस के बीच एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की हों और फर्श चांदी के, जिसकी इमारतों में हीरे और जवाहरात जड़े हों। हमारे प्राचीन ग्रंथ एक ऐसे ही शहर के बारे में बताते हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य था। भागवत पुराण की माने तो इस शहर में 9 लाख, जी हाँ, आपने सही सुना, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि वो शहर कितना बड़ा और कितना पौराणिक रहा होगा। कहानियों में कहा जाता है कि ये शानदार शहर भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने के ठीक बाद अचानक एक ही दिन में समंदर में समा गया। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले द्वारका की पौराणिक कथा से ही शुरू करते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जिसका जन्म ही समंदर से हुआ था। तो कहानी शुरू होती है जब भगवान कृष्ण जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा छोड़ देते हैं। तब उन्होंने सीधे समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और उन्हें समंदर के बीचों बीच 12 योजन मतलब करीब करीब 150 किलोमीटर जमीन मिल भी गई। और इस अनोखे शहर को बनाने का जिम्मा दिया गया देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को। और नतीजा था द्वारका, यानी गेटवे या द्वारों का नगर। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार था। ग्रंथों में लिखा है कि ये एक परफेक्टली प्लान्ड पोर्ट सिटी थी। सड़कें एकदम सीधी थी, सिंचाई का एडवांस सिस्टम था और चारों तरफ सोने की दीवारें थी। लेकिन कहते ना कि जहां कुछ बनता है वहां उसका अंत भी लिखा होता है। द्वारका की किस्मत 2 बहुत ताकतवर श्रापों से जुड़ी थी। पहला श्राप दिया महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी ने, और दूसरा तब लगा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया था। और कमाल की बात यह है कि दोनों श्रापों की भविष्यवाणी एक ही थी, यदुवंश का विनाश अपने ही हाथों से होगा। सदियों तक ये सब सिर्फ किताबों में लिखी एक कहानी थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में पहले सुराग मिलने शुरू हुए, या यूं कहें कि समुंदर की गहराइयों से उभरने लगे। इसकी शुरुआत हुई 1930 के आसपास, जब वहां के मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब पत्थर की दीवारें और स्ट्रक्चर देखने की बात कही। यहां तक कि उस रूट पर उड़ने वाले पायलट्स ने भी समंदर के नीचे सीधी सीधी लाइनें देखी, जैसे कोई पुराना बसा बसाया शहर हो। इन्हीं सब बातों ने 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार वहां जांच करने पर मजबूर किया। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे एक कहानी को वैज्ञानिक सच की कसौटी पर कसने में दशकों लग गए। जमीन पर हुई मामूली खुदाई से लेकर समुद्र के अंदर हाईटेक सोनार मैपिंग तक ये एक बहुत लंबी और मुश्किल खोज रही है। इस पूरी खोज के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसके मन में एक मजबूत यकीन था। चलिए डॉक्टर SR राव के काम पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर राव का मानना था कि महाभारत और पुराण जैसे हमारे पुराने ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाओं के रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। और बस इसी सोच ने उन्हें समंदर की गहराइयों में सबूत ढूंढने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उस जमाने में इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व के बारे में कोई जानता तक नहीं था। फंडिंग की इतनी कमी थी कि राव ने सिर्फ 800 रुपए से अपना मिशन शुरू किया था। ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, और तो और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी भी उनके काम को शक की नजर से देखती थी। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, बड़ी बड़ी इमारतों के खंभे और सबसे खास 3 छेदों वाले पत्थर के लंगर खोज निकाले। ये लंगर इस बात का पक्का सबूत थे कि वहां कभी एक बहुत बड़ा और बिजी पोर्ट रहा होगा। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा चीजें वहां से बरामद हुईं। तो अब चलिए 21वीं सदी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पुराने रहस्य पर एक नई रोशनी डाली है। साल 2001 में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया। इस बार उनके पास थी एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी। उन्होंने समंदर के नीचे करीब 4000 स्क्वायर मीटर एरिया का पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया, और इससे वो सब कुछ सामने आ गया जो अब तक इंसानी आंखों से छिपा हुआ था। और फिर सामने आया सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। जब वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि उनमें से कुछ तो करीब 9000 साल पुरानी थी।
अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये खोज इस सभ्यता को हड़प्पा से भी हजारों साल पुराना बताती है और भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही बदल कर रख सकती है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंस और पौराणिक कथाएं दोनों एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। जहां ग्रंथ कहते हैं कि समंदर ने शहर को निगल लिया, वहीं साइंटिफिक सबूत भी करीब करीब उसी समय में समंदर के लेवल में अचानक और बहुत तेजी से हुई बढ़ोतरी की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है ये कोई सुनामी जैसी घटना रही हो। द्वारका की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये आज भी हमारे सामने खुल रही है, जिसमें आस्था, इतिहास और हमारी राष्ट्रीय पहचान सब एक साथ जुड़ गए हैं। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर पानी के नीचे पूजा की। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक पल था, जिसने द्वारका की खोज को एक बार फिर से पूरी दुनिया की नज़रों में ला दिया और ये भी दिखाया कि यह हमारी संस्कृति के लिए कितनी अहम है। तो आज हमारे सामने दो द्वारिका हैं। एक जो जमीन पर बसा एक जिंदा शहर है, एक बड़ा तीर्थ है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, और दूसरी वो जो समंदर के नीचे छिपी है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा, जो हमें हमारे गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अतीत की याद दिलाती है। द्वारका की खोज हमें एक बात तो सिखाती है कि आस्था और विज्ञान कभी-कभी एक ही सच के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर द्वारका की कहानी सच हो सकती है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी और कौन-कौन सी कहानियां हैं जो अभी इतिहास बनने का इंतजार कर रही हैं।